सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए, काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से आप लोगों के बीच में आना हुआ और कुछ आवश्यक कार्यवश मैं आप लोगों को क्लास नहीं दे पा रहा हूँ। दे नहीं पा रहा था, जिसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं भैया, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। और एक चीज़, हाँ, यह जो वीडियो या यह जो टॉपिक आपका चलने जा रहा है, ये केवल वनडे के लिए नहीं है, ये TGT PGT NET JRF के लिए भी है। और अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह वीडियो अवेलेबल रहेगी। ठीक, परफेक्ट तैयारियां जो भी दिया जा रहा है वह आपका सॉलिड दिया जा रहा है, वह आपका गिना चुना ही दिया जा रहा है जो आपके पेपर में पूछा जाएगा भैया। ठीक, तो अब पूरा मन लगा के जोर शोर के साथ आप लोग जो है तैयारी में जुट जाइए। तो आइए, हम लोग आज जैसा कि चर्चा करने वाले थे शुक्ल जी के द्वारा काल विभाजन पर, शुक्ल जी के द्वारा काल विभाजन पर। अगर हिंदी काल विभाजन की बात कही जाए भैया, अगर हिंदी काल विभाजन की बात कही जाए, थोड़ा मैं ऊपर ज़्यादा लिख दिया, नीचे आते हैं। शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन, शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन। अगर शुक्ल जी के द्वारा काल विभाजन की बात कही जाए भैया, तो ध्यान दीजिएगा, शुक्ल जी काल विभाजन करते समय दोहरी पद्धति को अपनाए थे। किससे अपनाए थे भैया? दोहरी पद्धति को, दोहरी नहीं, दोहरी पद्धति को अपनाए थे। इन्होंने दोहरा नामकरण किया था। ठीक, जैसे भैया आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया था, यह 4 भागों में किया गया था। पहला भाग आपका था भैया आदिकाल, दूसरा आपका था भक्ति काल, और तीसरा आपका था भैया रीतिकाल, चौथा आपका था आधुनिक काल। इन 4 कालों में काल विभाजन किया गया था। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो काल विभाजन दिख रहा है, अब इन्होंने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे भैया, शुक्ल जी ने कहा ठीक है, इस जो काल विभाजन किया गया ठीक है, ऐसे ही रहना चाहिए, लेकिन किसी न किसी स्तर पर यह आदिकाल कहा जाना उचित नहीं, क्योंकि यह वीरों की गाथा गाई जा रही थी। यहाँ वीरों के बारे में बताया जा रहा था। तो यहाँ की जो काल गाथा होनी चाहिए वह किसकी होनी चाहिए भैया? वीरों की होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, उन्होंने इस काल का नाम बदल कर वीर गाथा काल भी स्वीकार की, यानी उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा, यानी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि नहीं इसको माना नहीं जाना चाहिए, नहीं, उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा था भैया। ठीक, अच्छा, ये जो भक्ति काल नाम दिया गया था, तो ध्यान दीजिएगा, सॉरी, इससे पूर्व मध्यकाल आप कह सकते हैं, पूर्व मध्यकाल यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, पूर्व मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था भैया भक्ति काल। भक्ति काल, ये रीतिकाल मैंने लिख दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही दिया गया था वो। इसे आप उत्तर मध्यकाल कह सकते। देखिए भैया, एक चीज जानते रहिएगा, उत्तर मध्यकाल, ये जो चैनल आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर गलतियां नहीं होंगी। अगर गलतियां होंगी तो उसे तुरंत सुधारा जाएगा। लिखने में कभी कभी आप भी जानते हैं दिमाग थोड़ा सा इधर उधर रहता है, तो गलतियां हो जाती हैं। अगर बोला जाएगा और लिखा जाएगा तो वही चीज़ बोला जाएगा, वही चीज़ लिखा जाएगा जो सही होगा।
बाकी कभी कभी दिमाग में इधर उधर रहे तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, मैं कमेंट देखूंगा तो उसका उत्तर जरूर दूंगा मैं। ठीक, चलिए, अगर उत्तर मध्यकाल को इन्होंने क्या नाम दिया भैया? रीतिकाल। यानी इन्होंने उत्तर मध्यकाल स्वीकारा, ऐसा नहीं कि नहीं स्वीकारा, इसको स्वीकार करते हुए नाम किसका दिया भैया? रीतिकाल। और आधुनिक काल को भी इन्होंने स्वीकारा, आधुनिक काल को नाम दिया था भाई इन्होंने गद्यकाल। आधुनिक काल को इन्होंने नाम दिया था गद्यकाल। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने भैया वीर गाथा, वीर गाला लिख दिए थे, वीर गाथा काल। ठीक, अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो वीर गाथा काल था, ठीक, जो वीर गाथा काल था, इसका समय भैया 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत था, विक्रमी संवत था। और इसका समय भैया 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी संवत था। ठीक, फिर अगर बात की जाएगी उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल की, तो ये 1700 से लेकर भैया 1900 विक्रमी संवत था। ठीक, और इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भैया, ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर नामकरण दिख रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का था, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1900 से अब तक मान लिया था, लेकिन शुक्ल जी ने इसे भैया 1900 ईस्वी से लेकर के 1984 तक माना था विक्रमी संवत। 1900 से लेकर 1984 विक्रमी संवत तक माना था। आगे की जब बात आती है तो इन्होंने, शुक्ल जी ने भैया गद्य काल को 2 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में बांट दिया था? 2 भागों में बांट दिया था। एक को बांट दिया था भैया काव्यखंड, काव्यखंड, और दूसरे को इन्होंने बांट दिया था भैया गद्य खंड। एक को इन्होंने काव्यखंड बांट दिया था, दूसरे को इन्होंने बांट दिया था भैया गद्य खंड। और ध्यान दीजिएगा, ये जो काव्य खंड था, गद्य खंड में तो आपकी छोटी विधा बड़ी विधा में चली जाएंगे भैया, लेकिन ये जो गद्य काव्य खंड था, ध्यान दीजिएगा, काव्य खंड को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया था। एक था आपकी पुरानी काव्य धारा, पुरानी काव्य धारा, और दूसरा था भैया नई काव्य धारा। पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा। अभी जो पुरानी काव्य धारा थी भैया, इसे इन्होंने 1900 से 1925 मान लिया था, 1900 से 1925 माना था। और नई काव्य धारा को इन्होंने 3 उत्थानों में बांट दिया था। कितने भैया? 3 उत्थानों में बांट दिया था। एक था प्रथम उत्थान, फिर था आपका द्वितीय उत्थान, फिर आपका था भैया तृतीय उत्थान। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। जो प्रथम उत्थान था भैया, इसका समय, जो प्रथम उत्थान था, इसका समय इन्होंने 1925 से 1950 माना था, और इसका समय 1950 से 1975 माना था, और इसका समय 1975 से 1984 माना था। ठीक, तो ये चीजें, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का पूरा काल विभाजन भैया। जहाँ तक मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और शेयर तो ज़रूर करेंगे। ठीक, बाकी मैं कोशिश करता हूँ, आज मेरी थोड़ी सी कोशिश थी, लेकिन वह कोशिश
बस कोशिश भर ही रह गई। मैं आप लोगों के बीच में सोचा था डायरेक्ट में लाइव आऊँगा, लेकिन लाइव नहीं आ सका क्योंकि मुझे भैया मोबाइल और टैबलेट लैपटॉप की जानकारी थोड़ा सा कम है, मैं नहीं जान पाता हूँ। इसके लिए जो हमारे यहाँ रहते थे वो भैया आज नहीं हैं, वो आ जाएंगे तो मैं आप लोगों के बीच ज़रूर आऊँगा। ठीक, बाकी आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार हमको देते रहें, सौहार्द देते रहें, मित्रता बना के रखेंगे और थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो मैं भी आप लोगों के बीच धीरे धीरे अग्रसर होता रहूँगा। बाकी सभी लोगों को दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, धन्यवाद।